आमतौर पर जब थकान हद से गुजर जाती है ना, और काम का तनाव मतलब बिल्कुल दिमाग की नसें फाड़ने लगता है, तो हम क्या सोचते हैं? हाँ, हम यही सोचते हैं कि एक शांत कमरा मिल जाए या कोई महंगी सी ग्रीन टी हो। बिल्कुल, या शायद कोई योग रिट्रीट या फिर एक शानदार सा बबल बाथ। मतलब ऐसा लगता है कि यही वो जादुई मरहम है जो हमारी सारी मानसिक थकान को एक झटके में खींच लेगा। सही कहा। एक ऐसा इलाज जो दिखने में बहुत सुंदर है और तुरंत सुकून देने वाला लगता है। लेकिन असल में यहीं से उस सबसे बड़े धोखे की शुरुआत होती है जिसे हम सुकून समझ रहे हैं ना, वो असल में एक बहुत ही चालाकी से बुना गया भ्रम है। मतलब एक ट्रैप है। एकदम, एक ऐसा जाल जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम अपनी असली समस्या की जड़ों तक कभी पहुंच ही ना पाए। सही बात है। तो हमारे इस डीप डाइव में आज हम इसी भ्रम को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। हमारे पास एक बेहद दिलचस्प और विस्तृत 50 हिस्सों का रिसर्च और नोट्स का कलेक्शन है। हाँ, और ये सारे सोर्सेज मिलकर इसी वेलनेस मैट्रिक्स के भयानक धोखे को बेनकाब करते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत साफ है, उन भ्रांतियों को तोड़ना जो हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि स्ट्रेस का इलाज बाजार में बिकने वाला कोई प्रोडक्ट है। इसके बजाय हम उस डार्क लेकिन बेहद असरदार मनोवैज्ञानिक बदलाव को समझेंगे जो किसी भी इंसान को इस सिस्टम का अंधा गुलाम बनने से रोकता है। बहुत जरूरी विषय है। तो चलिए इसी वेलनेस मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। ये नकली सेल्फ केयर या जिसे फॉक्स वेलनेस कहते हैं, ये आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इस पूरे रिसर्च में जो सबसे चौंकाने वाला पैटर्न है ना, वो यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही फॉक्स सेल्फ केयर है। जरा इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। बताइए। जब कोई इंसान लगातार काम के बोझ तले दबकर मानसिक रूप से टूट रहा होता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ऐसे में दिमाग किसी गहरी शांति की नहीं बल्कि सस्ते डोपामाइन की मांग करता है। अच्छा, सस्ता डोपामाइन मतलब वो फ्राइडे नाइट शॉपिंग वाला जो फंडा है? बिल्कुल वही। उसे तुरंत कुछ ऐसा चाहिए जो उसे अच्छा महसूस कराए। मैं खुद इस बात से रिलेट कर सकती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि पूरे हफ्ते की भयानक थकान के बाद फ्राइडे नाइट को हम सोचते हैं, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं आज एक महंगी चीज खरीदना डिजर्व करती हूँ। इसे तो ट्रीट योरसेल्फ कल्चर कहते हैं ना। क्या खुद को थोड़ी सी खुशी देना भी गलत है? खुद को खुशी देना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ मैकेनिज्म कुछ और ही है। जब आप हफ्ते भर के टॉक्सिक रूटीन को बर्दाश्त करने के लिए वीकेंड पर शॉपिंग का सहारा लेते हैं तो आप जड़ों की समस्या को नहीं सुलझा रहे होते। तो हम क्या कर रहे होते हैं? ये एक तरह का एस्केपिज्म है, सच्चाई से भागने का एक रास्ता। आप उस माहौल को नहीं बदल रहे जो आपको बीमार कर रहा है, आप बस उस बीमारी के लक्षणों को थोड़ी देर के लिए सुन कर रहे हैं। बाप रे। असल में जिसे लोग सेल्फ केयर कह रहे हैं वो एक धीमा सेल्फ सैबोटाज है। आप अपनी ही ऊर्जा और पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि आप मंडे को वापस उसी टॉक्सिक सिस्टम में पिसने के लिए तैयार हो सके। मुझे तो ये एक ऐसी मशीन की तरह लग रहा है जो किसी बड़े कारखाने में लगातार चल रही है। उसके पुर्जे घिस रहे हैं, वो अंदर से टूट रही है। बहुत सटीक उदाहरण है ना? लेकिन कारखाने का मालिक उस मशीन को रोककर पूरी तरह से ठीक करने के बजाय बस उसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देता है। सिर्फ इतना तेल कि वो मशीन किसी तरह चीखती चिल्लाती चलती रहे और कारखाने का काम न रुके। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। आजकल कई कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन ऐप का सब्सक्रिप्शन देती हैं या फ्राइडे को ऑफिस में पिज्जा पार्टी रखती हैं। क्या वो भी इसी साजिश का हिस्सा है? मेरा मतलब है, क्या हर चीज को सिस्टम की साजिश मान लेना थोड़ा ज्यादा नहीं है? अब तो सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन हमारी सोर्सेज इस कॉर्पोरेट वेलनेस को एक बहुत ही खतरनाक शब्द देते हैं, गैसलाइटिंग। अरे, गैसलाइटिंग? हाँ, गैसलाइटिंग का मतलब होता है किसी के साथ गलत करना और फिर उसी को यकीन दिला देना कि समस्या उसके ही दिमाग की उपज है। तो कंपनी ऐसा कैसे करती है? देखिए, अगर कोई कंपनी हफ्ते में 70 घंटे काम करवा रही है और बदले में एक मेडिटेशन ऐप दे रही है तो वो आपकी मेंटल हेल्थ की परवाह नहीं कर रही है। तो फिर वो क्या कर रही है? वो असल में ये कह रही है कि तुम्हारे स्ट्रेस की वजह हमारा वर्क कल्चर नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की शांत न रह पाने की अक्षमता है। लो, ऐप लो और खुद को ठीक करो। ओहो, मतलब वो समस्या का ठीकरा हमारे ही सर फोड़ रहे हैं। सटीक शब्दों में। एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच ये है कि ये पूरा सिस्टम जानबूझकर लोगों को थका हुआ और उलझा हुआ रखता है, क्योंकि एक थका हुआ इंसान कभी बगावत नहीं कर सकता। उसके पास सोचने, सवाल करने या विरोध
करने की मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचती। एक थका हुआ दिमाग सिर्फ आज्ञा मानता है और सस्ती चीजों में सुकून ढूंढता है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जो चीजें हमें बचाने के लिए दी जा रही हैं, असल में वही हमें इस चक्रव्यूह में फंसाए रखने का टूल है। बिल्कुल। तो अगर ये बबल बाथ, ये पिज्जा पार्टियां, ये सब नकली हैं, तो फिर असली सेल्फ केयर कैसी दिखती है? असली सेल्फ केयर की सच्चाई किसी खूबसूरत इंस्टाग्राम पोस्ट जैसी बिल्कुल नहीं होती। ये उबाऊ है, दर्दनाक है और बेहद असहज करने वाली प्रक्रिया है। दर्दनाक कैसे? हमारे सोर्सेज इसकी तुलना एक ऐसी सर्जरी से करते हैं जो बिना एनेस्थीसिया के की जा रही हो। इसमें आपको अपने ही जहरीले पैटर्न्स को, अपनी ही गलत आदतों और रिश्तों को काटकर बाहर निकालना पड़ता है। उफ, ये तो सच में बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, और मजे की बात यह है कि जब कोई इंसान पहली बार इस असली सेल्फ केयर की तरफ कदम बढ़ाता है, जब वो पहली बार अपने लिए खड़ा होता है, तो उसके अंदर शांति नहीं आती। तो क्या आता है? एक भयानक गिल्ट यानी अपराध बोध पैदा होता है। गिल्ट? ये तो बहुत अजीब बात है। अगर मैं अपने भले के लिए कोई कदम उठा रही हूँ तो मुझे गिल्ट क्यों महसूस होना चाहिए? मुझे तो आज़ाद महसूस होना चाहिए ना। क्योंकि ये गिल्ट आपका अपना है ही नहीं, ये गिल्ट पूरी तरह से अप्राकृतिक है। अच्छा। ये समाज द्वारा बचपन से ही आपके दिमाग में प्लांट किया गया एक वायरस है। हमारी सामाजिक प्रोग्रामिंग हमें ये सिखाती है कि दूसरों को खुद से पहले रखना ही महानता है और खुद के बारे में सोचना स्वार्थ। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप इस नियम को तोड़ते हैं, ये प्रोग्रामिंग एक अलार्म की तरह बज उठती है और आपको अंदर से खाने लगती है कि आप एक बहुत बुरे इंसान हैं। ये बात मुझे उस अंदर की आवाज की याद दिलाती है जो अक्सर हमारे ही दिमाग में गूंजती है। वो इनर क्रिटिक जो हमारी हर छोटी गलती पर हमें लूजर कहता है। हाँ, वही आवाज। या ताने मारता है कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया, सामने वाले को कितना बुरा लगा होगा। ऐसा लगता है कि ये आवाज हमारी अपनी है ही नहीं। बिल्कुल। शायद ये समाज की, हमारे सख्त माता पिता की, ये बचपन के किसी डरावने अनुभव की आवाज है जिसे हमारे दिमाग ने रिकॉर्ड करके अपना मान लिया है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। वो आवाज एक सीखी हुई प्रोग्रामिंग का नतीजा है और यहाँ रिसर्च एक बहुत ही काम का टूल देती है। वो क्या है? इस आवाज से कभी बहस मत कीजिए। अच्छा, बहस क्यों नहीं? जब दिमाग में ये आवाज आए और आपको बुरा महसूस कराए, तो अगर आप लॉजिक से इसे हराने की कोशिश करेंगे तो ये और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बहस करने का मतलब है कि आप उसे सच मान रहे हैं। तो फिर इसका क्या इलाज है? इसके बजाय इसे एक तीसरे इंसान की तरह ऑब्जर्व करें। जैसे कोई अनजान व्यक्ति सड़क पर कुछ बड़बड़ा रहा हो, उसे बस देखें और खारिज कर दें। क्या बात है! अपनी पहचान को इस सीखी हुई आलोचना से पूरी तरह अलग कर लेना ही इस गिल्ट के इंजन को रोकने का इकलौता तरीका है। समझ गई। तो जब हम इस गिल्ट की आवाज को किनारे कर देते हैं तो असली काम शुरू होता है अपने अस्तित्व को बचाने का। और मेरे ख्याल से यहीं से सरहदों या कहें बाउंड्रीज का निर्माण शुरू होता है ना? हाँ, लेकिन बाउंड्रीज को लेकर लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाउंड्रीज कोई रिक्वेस्ट या विनती नहीं है जो आप दूसरों से करते हैं। तो वो क्या है? ये आपके और दुनिया के बीच खड़ी एक लोहे की दीवार है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा नियम है, नो यानी ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है। ना एक पूरा वाक्य है। जब आप किसी चीज के लिए ना बोलते हैं तो आपको अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी भी तरह का कोई बहाना या कारण देने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक पेच है। आमतौर पर लोग किसी को बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा विनम्र होने की कोशिश करते हैं और कोई कारण बता देते हैं। हाँ, लोग ऐसा बहुत करते हैं। जैसे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। इसमें हर्ज ही क्या है? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो बहाना देना सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है। वो कैसे? जब आप कोई कारण बताते हैं तो आप अनजाने में सामने वाले को बहस करने का एक लूप होल, एक रास्ता दे देते हैं। अच्छा, मतलब हम उन्हें नेगोशिएट करने का मौका दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो एक मैनिपुलेटर तुरंत कहेगा कोई बात नहीं, डॉक्टर से आने के बाद कर देना, या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कल के लिए खिसका लो। बाप रे, सही कहा। आपने अपनी उस लोहे की दीवार में खुद ही एक दरवाजा खोल दिया। डॉक्टर लक्ष्मी की रिसर्च इस बात पर बहुत जोर देती है। डॉक्टर लक्ष्मी का क्या कहना है इस बारे में? वो बताती हैं कि खासकर समाज में औरतों को इस मुफ्त के इमोशनल लेबर के लिए प्रोग्राम किया गया है। दूसरों का मानसिक बोझ उठाना, सबको खुश रखना और हर ना के साथ एक लंबा स्पष्टीकरण देना उनकी जिम्मेदारी मान ली गई है।
ये तो एकदम कड़वा सच है। और इस प्रोग्रामिंग को जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। इसी प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए ही शायद डॉक्टर लक्ष्मी ने वो पॉज हैक यानी ठहराव के ब्रह्मास्त्र का जिक्र किया है। ये मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा। हाँ, पॉज हैक बहुत कमाल की चीज है। जब कोई आपसे कोई काम मांगे तो तुरंत हाँ या ना कहने के बजाय 48 घंटे का वक्त लीजिए। बस इतना कहिए, मैं अपना शेड्यूल देखकर बताऊंगी। एकदम सही। ये ठहराव इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिमाग के उस शुरुआती भावनात्मक दबाव को, उस तुरंत हाँ बोलने की खुजली को मार देता है और तब ठंडे दिमाग से आपका लॉजिक काम कर पाता है। बिल्कुल, वो जो अर्ज होती है ना तुरंत हाँ बोलने की, वो खत्म हो जाती है। लेकिन मान लीजिए मैंने एक सख्त बाउंड्री बना ली, पर कोई मेरा बहुत पुराना दोस्त आके कहे यार बस इस एक बार मेरी मदद कर दे, तो क्या कभी कभार सिर्फ एक बार के लिए अपनी बाउंड्री ढीली कर देने में कोई नुकसान है? ये सिर्फ एक बार की सोच ही वो डायनामाइट है जो आपकी पूरी बाउंड्री उड़ा सकती है। सच में इतना खतरनाक है ये? बिल्कुल। जब आप अपनी तय की गई सरहद पर सिर्फ एक बार समझौता करते हैं तो आप सामने वाले मैनिपुलेटर को एक बहुत साफ मैसेज दे रहे होते हैं। क्या मैसेज? कि आपकी सरहदें लोहे की नहीं बल्कि रबर की हैं। उन्हें खींचा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। एक बार झुकने का मतलब है कि भविष्य में भी थोड़ा सा दबाव डालकर आपको झुकाया जा सकता है। तो कोई एक्सेप्शन नहीं। इसीलिए शुरुआती दौर में सरहदें बिल्कुल अड़ेग और पत्थर की तरह होनी चाहिए। लेकिन जब आप ऐसी पत्थर जैसी सरहदें बनाते हैं और लोगों को ना बोलना शुरू करते हैं तो जाहिर है कि भूचाल आएगा। आना ही है। जो लोग आपकी हाँ सुनकर अपना काम निकलवाने के आदी हैं, उन्हें ये नया रूप बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मुझे लगता है यहीं से इंसान उस दौर में प्रवेश करता है जिसे हमारी रिसर्च में विलन बनने का दौर कहा गया है। द विलन एरा। हाँ, जब आप अचानक से सबकी कहानी के खलनायक बन जाते हैं। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच है। जो लोग हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं ना, जिसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, वो असल में किसी से प्यार नहीं करते। अच्छा, फिर वो क्या कर रहे होते? वो सिर्फ रिजेक्शन के डर से भाग रहे होते हैं। वे हमेशा अच्छे बनकर दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि कोई उन्हें छोड़कर न जाए। जब ऐसा इंसान पहली बार बाउंड्री सेट करता है तो आसपास के लोग भारी विरोध करते हैं। वे आपको स्वार्थी, अक्खड़ और मतलबी साबित कर देते हैं। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप ही विलन हैं। ये प्रोसेस मुझे किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने जैसा लगता है। वो कैसे? देखिए, जब आपका सिस्टम पुराना होता है तो उसमें बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक नया सख्त और अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो पुराने वायरस यानी आपकी जिंदगी के वो टॉक्सिक लोग या एनर्जी वैम्पायर उस नए सिस्टम में काम करना बंद कर देते हैं। अरे वाह, क्या गजब की एनालॉजी दी आपने। उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि अब उनका एक्सेस छिन गया है। इस नजरिए से देखें तो हमें इस विलन के टैग से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक मेडल की तरह पहनना चाहिए। बिल्कुल। और इस मेडल को पूरे गर्व से पहनने के लिए आपको एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक तैयारी करनी होती है, और वो है अपनी खामियों को पूरी तरह से गले लगाना। अपनी खामियों को गले लगाना? हाँ, परफेक्ट दिखने का चोला उतार फेंकना इस सफर का एक अहम हिस्सा है। जब आप मान लेते हैं कि हाँ, मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मैं स्वार्थी हो सकता हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो एक गजब का बदलाव आता है। कैसा बदलाव? कोई भी गुस्सा इंसान आपकी उन कमजोरियों को आपके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो इंसान खुद अपनी कमियां सरेआम मान ले, उसे कोई मैनिपुलेटर ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? कमाल का नजरिया है, अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लेना। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब थोड़ी जमीनी हकीकत पर आते हैं। इस विलन के सफर में सफलता पाने और इस थका देने वाले सिस्टम से पूरी तरह आजाद होने के लिए सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है। हमारे सोर्सेज में 3 बहुत ही कठोर और व्यावहारिक हथियारों की बात की गई है: वक्त, पैसा और शरीर। हाँ, ये 3 टूल्स बहुत क्रिटिकल हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वक्त की। वक्त को हथियार कैसे बनाया जाए? देखिए, वक्त को एक खर्च होती हुई करेंसी यानी पैसे की तरह देखना शुरू कीजिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कल लौट कर आएगी। जब आप किसी टॉक्सिक इंसान की बकवास सुनते हैं या किसी बेमतलब की बहस में उलझते हैं, तो आप सिर्फ अपना वक्त नहीं दे रहे होते, आप असल में अपनी जिंदगी के उस 1 घंटे का सुसाइड कर रहे होते हैं। वो 1 घंटा हमेशा के लिए मर गया। बाप रे, 1 घंटे का सुसाइड, ये शब्द बहुत भारी है। इसलिए अपने वक्त की रक्षा एक क्रूर पहरेदार की तरह करनी होती है।
आपको ये तय करना होगा कि किस चीज पर आपको अपनी ऊर्जा खर्च करनी है और किस पर बिल्कुल नहीं। ये तो हो गया वक्त। दूसरा हथियार जो रिसर्च में बताया गया है वो है पैसा। यहाँ इसे FU मनी का नाम दिया गया है। हाँ, FU मनी। कहा गया है कि बिना आर्थिक आजादी के सेल्फ केयर सिर्फ एक धोखा है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। दुनिया में ज्यादातर लोग तो महीने दर महीने की सैलरी पर जिंदा है। हर किसी के पास तो लाखों करोड़ों नहीं होते। तो क्या आम इंसान के लिए ये FU मनी का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल भी है? यहाँ FU मनी का मतलब करोड़ों रुपए कमाकर दुनिया को दिखाना नहीं है। इसका मतलब है पैसे को एक स्टेटस सिंबल के बजाय एक रक्षात्मक ढाल की तरह देखना। ये एक माइंडसेट है। माइंडसेट कैसे? आपके पास कम से कम इतना बैकअप होना चाहिए कि अगर कल आपका बॉस आपको किसी ऐसी चीज के लिए मजबूर करे जो आपके उसूलों के खिलाफ हो, या कोई इंसान आपको दबाने की कोशिश करे, तो आप बिना डरे उस टेबल को छोड़कर जा सकें, बिना इस खौफ के कि मेरा घर कैसे चलेगा। बिल्कुल। ये पैसा आपको वो आजादी देता है कि आप जहरीले माहौल को ना कह सकें। ये आपको सिस्टम पर निर्भर होने से बचाता है। समझ गए। यानी ये आपको सर्वाइवल के डर से आजाद करता है। और अब आते हैं तीसरे हथियार पर, जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, हमारा अपना शरीर। सोमैटिक ट्रैकिंग। हाँ, दस्तावेज कहता है कि हमारा शरीर एक डेटा सेंसर की तरह काम करता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर हमें धोखा दे सकता है, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। इसी को सोमैटिक ट्रैकिंग कहते हैं। दिमाग धोखा कैसे देता है? जब कोई इंसान आपकी बाउंड्री पार करता है तो आपका दिमाग उसे सही ठहराने के लिए तरह तरह के लॉजिक गढ़ सकता है। दिमाग कहेगा कोई बात नहीं, शायद आज इसका मूड खराब है, शायद मुझे ही एडजस्ट कर लेना चाहिए। हाँ, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं। लेकिन उसी वक्त आपका नर्वस सिस्टम, आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। मतलब शरीर के अंदर कुछ होने लगता है। बिल्कुल। अगर किसी से बात करते हुए आपको पेट में अजीब सी ऐंठन महसूस हो रही है, गले में सूखापन आ रहा है, या हार्ट रेट अचानक बढ़ रहा है, तो वो आपका शरीर चीख चीख कर बता रहा है कि कुछ गलत है। दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, शरीर के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को नहीं। शरीर की उस अलार्म बेल को सुनना सीखना ही सबसे बड़ी सेल्फ केयर है। एकदम सही। लेकिन इन तीनों हथियारों को अपनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है, और वो है समाज का प्रोडक्टिविटी ट्रैप। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां माना जाता है कि अगर हम हर पल कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, तो हम किसी काम के नहीं हैं। इस ट्रैप से कैसे बचें? ये कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे गहरा भ्रम है कि इंसान की कीमत सिर्फ उसके आउटपुट से तय होती है। कैपिटलिज्म इंसान को एक ऐसी मशीन मानता है जिसे लगातार चलते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे क्रूर सच्चाई बताई गई है वो ये कि आराम कोई लग्जरी या इनाम नहीं है जिसे आपको कड़ी मेहनत के बाद कमाना पड़े। तो आराम क्या है? आराम को भी उतने ही कड़े अनुशासन की जरूरत है जितना काम को। आराम का मतलब कमजोर पड़ना नहीं है। आराम असल में अगले युद्ध की तैयारी है। अगले युद्ध की तैयारी? क्या बात है। जब दिमाग शांत होता है, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी सोशल मीडिया या शोर शराबे के, सिर्फ तभी वो अपने असली सिस्टम को रीबूट कर पाता है और स्पष्ट फैसले लेने के काबिल बनता है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, जहां हमने झूठी सेल्फ केयर को छोड़ा, गिल्ट के वायरस को मिटाया, लोहे की सरहदें बनाई और वक्त, पैसे और शरीर को हथियार बनाया, तो इस लंबे मानसिक युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होता है? इंसान पहुंचता कहाँ है? इसका अंतिम परिणाम एक बहुत ही शांत, डार्क लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता है। और इस आजादी तक पहुंचने के लिए एक आखिरी चीज की बलि देनी पड़ती है, और वो है उम्मीद। उम्मीद की बलि? लेकिन बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद को मारना क्यों जरूरी है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप टॉक्सिक माहौल में होते हैं तो उम्मीद आपके दिमाग का एक आलसी तरीका बन जाता है। आलसी तरीका? हाँ, शायद कल हालात बदल जाएंगे, शायद ये इंसान अपने आप सुधर जाएगा। ये झूठी उम्मीद आपको आज कोई भी कड़ा एक्शन लेने से रोकती है। हम बस इंतजार करते रहते हैं। सच्चाई ये है कि कोई सेल्फ हेल्प गुरु, कोई नया पार्टनर या कोई जादुई किताब आपको बचाने नहीं आएगी। इस मैट्रिक्स में आपको अपना मसीहा खुद ही बनना पड़ता है। उम्मीद का इंतजार करना छोड़ना ही असली एक्शन की शुरुआत है। और शायद इसीलिए दस्तावेज में सेल्फ कंपैशन यानी
खुद के प्रति सहानुभूति का जिक्र एक बहुत ही अलग तरीके से किया गया है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। यहाँ खुद पर दया करने को कोई कमजोरी नहीं बताया गया, बल्कि इसे एक टैक्टिकल रिकवरी टूल कहा गया है। बिल्कुल। मतलब अगर आपसे इस पूरी प्रोसेस में कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने और गालियां देने में अपनी बची खुची ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। बस खुद से कहिए, ठीक है, गलती हुई, अब मुझे तुरंत रिकवर होकर वापस युद्ध में कैसे उतरना है। एकदम सही। जब कोई इंसान इस पूरी क्रूर प्रक्रिया से गुजर जाता है, जब वो अपनी उस झूठी गुडनेस को, उस सबका अच्छा बने रहने की बीमारी को जलाकर राख कर देता है और अपने वक्त, पैसे और दिमाग पर पूर्ण अधिकार जमा लेता है, तब वो इस सिस्टम का शिकार नहीं रहता। वो इस वेलनेस मैट्रिक्स से पूरी तरह बाहर आ जाता है और एक अनटचेबल आर्किटेक्ट बन जाता है। अनटचेबल आर्किटेक्ट? एक ऐसा इंसान जो अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी डिजाइन करता है, जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अनटचेबल आर्किटेक्ट, क्या ही गजब का शब्द है। तो आज के इस पूरे डीप डाइव में हमने एक बहुत ही डार्क लेकिन लिबरेटिंग सफर तय किया। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे बाजार में बिकने वाली नकली वेलनेस सिर्फ हमें शांत रखने की एक साजिश है, कैसे अपने बचपन के प्रोग्राम किए गए अपराध बोध को ख़त्म करना है, दूसरों को खुश रखने की बीमारी को जड़ से मिटाना है और अपने चारों ओर लोहे की सरहदें बनानी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अजय रचयिता बन सके। और ये सफ़र रातों रात पूरा नहीं होता। ये एक रोज़मर्रा का संघर्ष है, जिसकी शुरुआत उस पहली ना से होती है जो आप पूरी हिम्मत के साथ बोलते हैं। सही कहा। और अब इस डीप डाइव के अंत में ये जो सारी बातें हमने आज डिस्कस की है ना, वो हमें एक बहुत ही बड़े और अनसुलझे सवाल की तरफ ले जाती हैं। वो क्या? जरा सोचिए, यदि समाज का हर एक इंसान अपनी इस झूठी गुडनेस को त्याग दे, सिस्टम के गिल्ट को मानना बंद कर दे और इस प्रोडक्टिविटी की अंधी दौड़ से पूरी तरह आजाद होकर अपना खुद का अनटचेबल आर्किटेक्ट बन जाए, तो क्या हमारा ये वर्तमान सामाजिक और आर्थिक ढांचा, जो पूरी तरह से हमारी आज्ञाकारिता और हाँ में हाँ मिलाने पर टिका हुआ है, इस सामूहिक आजादी का भार उठा पाएगा, या फिर इससे एक पूरी तरह से नए, अकल्पनीय और अनजान सिस्टम का जन्म होगा? ये वाकई में बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और सवाल उठाते रहिए।